30 अक्टूबर 1928 को एक कर्मचारी लेक ब्लफ सिटी हॉल के फर्नेस रूम की सीढ़ियां उतर रहा था। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक बेहद भयावह दृश्य था। वहां एक महिला बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ी थी, जिनके जलने के घाव इतने गंभीर थे कि कुछ जगहों पर हड्डियां तक दिख रही थीं। जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ और यह किसने किया, तो महिला ने फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहा जो पूरी तरह असंभव सा लग रहा था। यह इतना अजीब था कि लगभग 100 साल बाद भी यह रहस्य बना हुआ है। यह है लेक ब्लफ फर्नेस गर्ल की कहानी। और भले ही इस वीडियो की घटनाएं क्षणिक और अस्पष्ट हैं, फिर भी ये बेहद विचलित करने वाली हैं। इसलिए दर्शकों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जाती है। तीस अक्टूबर 1928 की सुबह करीब 7:30 बजे के बाद की बात है, जब क्रिस लुइस लेक ब्लफ इलिनॉय के सिटी हॉल के तहखाने की सीढ़ियां उतर रहे थे। एक नगर कर्मचारी होने के नाते उनकी ड्यूटी में इमारत की भट्ठी जलाना शामिल नहीं था, पर पुलिस प्रमुख बार्नी रोसेनहेगन ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था और क्रिस प्राधिकरण से बहस करने वाले नहीं थे। वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, भट्ठी वाले कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखने लगे, जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर वहीं ठिठक गए। वहां खुली और जलती हुई भट्ठी की हल्की झिलमिलाहट में एक युवा महिला की आकृति दिखाई दे रही थी, जो बिना कपड़ों के थी। पर यही सब नहीं था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसमें छाले पड़ गए थे और वह भट्ठी के सामने कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ, पैर और चेहरा पूरी तरह से झुलस चुके थे और एक पल के लिए न तो क्रिस और न ही वह महिला हिली। वे बस एक दूसरे को कुछ सेकंड तक घूरते रहे। फिर आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, बुदबुदाते हुए पानी कहा और जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद क्रिस ने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया और उसकी घबराई हुई आवाज तहखाने की सीढ़ियों तक गूंज उठी। बार्नी ने उसकी पुकार सुनी और दौड़ता हुआ आया और जब वह भट्ठी वाले कमरे में पहुंचा तो उसने वहीं देखा जिससे क्रिस इतना डर गया था। फिर दोनों आदमियों ने उस महिला की मदद के लिए जो कुछ कर सकते थे किया, जिसे तुरंत लेक फॉरेस्ट अस्पताल ले जाया गया। लेकिन नुकसान बहुत भयानक था। उसके दोनों पैरों, दाहिने पैर, दोनों बाहों और सिर के आगे के हिस्से पर गंभीर जलन थी। कुछ जगहों पर तो यह हड्डी तक पहुंच गई थी। उसका चेहरा इतना सूज और जल गया था कि पहचानना मुश्किल था, पर चमत्कारिक रूप से वह अब भी जिंदा थी। किसी तरह वह बोलने में भी सक्षम थी, हालांकि उसके अधिकतर शब्द अस्पष्ट वाक्य और विरोधाभासों के रूप में निकल रहे थे, जिससे यह समझना मुश्किल हो गया कि वह इस हालत में कैसे पहुंची। जब उसे चिकित्सा सहायता मिल रही थी, तब अधिकारियों ने उसकी पहचान एल्फ्रीडा नैक के रूप में की, जो डियरफील्ड की 29 वर्षीय महिला थी, जो लेक ब्लफ से 15 मील दक्षिण में है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में एल्फ्रीडा जो कुछ भी कहती, उसमें जुनून से लेकर आध्यात्मिक भ्रांति, घोटाले और शुद्ध संदेह तक सब कुछ शामिल था। और लगभग एक सदी बाद भी लोग वही सवाल पूछ रहे हैं जो शायद क्रिस और बार्नी ने पहली बार उसे देखकर सोचा होगा। और वह सवाल है, आखिर लेक ब्लफ फर्नेस गर्ल के साथ हुआ क्या था? शायद सबसे उलझन वाली बात यह है कि अगर हम उस कहानी पर विश्वास करें जो एल्फ्रीडा ने खोजे जाने के बाद जांचकर्ताओं को बताई थी, तो उसने यह भयानक काम खुद अपने साथ किया था। हालांकि टैब्लॉइड की सुर्खी बनने से पहले एल्फ्रीडा बस फ्रिट्जी थी। यही नाम उसके दोस्तों ने उसे दिया था और उनके लिए वह एक गर्मजोश, देखभाल करने वाली, स्पष्टवादी और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह एक आस्था और उद्देश्य वाली महिला थी, ऐसी नहीं जिनकी कल्पना आप इलिनॉयस के इतिहास के सबसे अजीब और भयानक रहस्यों के केंद्र में होने के रूप में करेंगे। 1890 के दशक के अंत में जन्मी, मजबूत नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के साथ पली बढ़ी एल्फ्रीड में एक आदर्श नागरिक बनने के सभी गुण थे। वह शिकागो विश्वविद्यालय में लोकप्रिय छात्रा थीं। स्नातक होने के बाद स्कूल शिक्षिका बन गईं। उनके छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनके साथ चर्च जाने वाले लोग भी। वह सुंदर, आकर्षक, दयालु और मनमोहक थीं। इन गुणों ने उन्हें समुदाय में प्रसिद्ध बनाया। आखिरकार उन्होंने पूर्णकालिक शिक्षण छोड़ दिया, लेकिन दूसरों का मार्गदर्शन करना कभी नहीं छोड़ा। वह स्थानीय चर्च से जुड़ी रहीं और संडे स्कूल में पढ़ाती रहीं। इसके अलावा उन्होंने एक शिकागो प्रकाशन कंपनी के लिए पुस्तक विक्रेता के रूप में एक मजबूत करियर भी बनाया था और सभी के अनुसार वह अपने क्षेत्र में बेहद सफल थीं। और उन्होंने कभी भी खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाया जो सब कुछ खत्म करने की सोच रही हो, या ऐसा कोई जो आधी रात को बिना कपड़ों के तहखाने की भट्टी में चला जाए। यही वह बड़ी वजह थी जिसने पूरे मामले को इतना अस्थिर और परेशान करने वाला बना दिया। कोई चेतावनी संकेत, असामान्य व्यवहार या अजीब टूट फूट या गुस्से के इतिहास नहीं थे। एल्फ्रीडा उन सभी की नजरों में एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति थी जो उन्हें जानते थे। वह निश्चित रूप से धार्मिक थी, कभी कभी तो बहुत अधिक भी, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं कि वह किसी को परेशान कर दें। जब तक कि एक दिन अक्टूबर 1928 के अंत में सब कुछ बिखरना शुरू नहीं हो गया।
एल्फ्रीडा के लेक ब्लफ सिटी हॉल की भट्टी वाले कमरे में पहुंचने की कहानी पिछले दोपहर से शुरू होती है। 29 अक्टूबर को वह शिकागो के लिए निकली और अपनी प्रकाशन कंपनी के अन्य सेल्समैनों को एक विशेष व्याख्यान दिया। वह एक स्टाइलिश कोट पहने हुई थी जिसमें फर का कॉलर और हड्डी के बटन लगे थे और एक टोपी थी जिस पर एक छोटी सी धातु की सजावट थी। दिन के किसी समय उन्होंने अपनी बहन को फोन किया और खुशी खुशी बताया कि उन्होंने कुछ नया शीट म्यूजिक खरीदा है और उम्मीद है कि वह आज रात 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगी। लेकिन आखिरकार वह घर नहीं पहुंच पाई। जैसा कि पता चला, शिकागो में अपने प्रकाशक के कार्यालय से शाम 6 बजे के आसपास निकलने के बाद एल्फ्रीडा सचमुच घर जाने के लिए उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हुई। उनकी अगली पुष्टि की गई झलक लगभग रात 8 बजे मिली जब वह हाईलैंड पार्क में ट्रेन से उतरी। यहीं पर उनकी योजनाओं में अड़चन आ गई। वह डियरफील्ड अपने घर जाने के लिए बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस का समय हाल ही में बदल गया था और अगली बस के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता। अधिकांश लोग शायद इसे स्वीकार कर लेते और बस स्टेशन पर ही इंतजार करते, लेकिन एल्फ्रीडा ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्टेशन पर अपना ब्रीफकेस जमा किया और लेक ब्लफ के लिए एक राउंड ट्रिप ट्रेन टिकट खरीदा। हाईलैंड पार्क के उत्तर में स्थित यह शांत उपनगरीय गांव समय बिताने के लिए कोई खास जगह नहीं था, लेकिन जब ट्रेन लगभग 9:40 बजे लेक ब्लफ स्टेशन पर पहुंची तो एल्फ्रीडा उसमें थी और वहीं उतर गई। बाद में उन्होंने जांचकर्ताओं को जो बताया उसके अनुसार वह वहां चार्ल्स डब्ल्यू नामक एक व्यक्ति से मिलने गई थी, हिचकॉक। चार्ल्स लेक ब्लफ में 52 वर्षीय नाइट पुलिसमैन थे। उस समय उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे, उसके 5 बच्चे थे और ऊपर से वह एक आदर्श व्यक्ति लगता था। वह वॉडविल मूवी अभिनेता भी था जो उस समय का एक लोकप्रिय थिएटर प्रकार था और वह छोटे शहर का दिलों की धड़कन भी था। लोग उसे यहां तक कि गांव का डॉन भी कहते थे। एल्फ्रीडा ने अधिकारियों को फर्नेस रूम में बताया कि वह चार्ल्स से प्यार करती है, खुद को उसकी आध्यात्मिक प्रेमिका कहती थी। वह रात को चार्ल्स से मिलने लेक ब्लफ गई थी। हालांकि ये अब भी बहस का विषय है कि क्या चार्ल्स को कभी पता था कि वह आ रही है। चार्ल्स ने खुद इस बात से इनकार किया कि उसे एल्फ्रीडा की रोमांटिक भावनाओं के बारे में कुछ भी पता था। उसने पुलिस को बताया कि उसने कभी एल्फ्रीडा को डेट नहीं किया या उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई और वह सोच भी नहीं सकता कि उसे यह विचार कहां से आया कि वे दोनों जुड़े हुए हैं। उस तरह से जुड़ा हुआ था। फिर भी जैसा कि आप सोच सकते हैं, एल्फ्रीडा के दावों ने चार्ल्स को उस जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया जो उसके साथ क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए की जा रही थी। हालांकि उस रात के लिए उसकी अलिबी उतनी ही मजबूत थी जितनी हो सकती है। देखिए, उस समय चार्ल्स की टांग टूटी हुई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था जिससे उसकी हरकतें काफी सीमित थीं। बाद में चिकित्सकों ने पुष्टि की कि तकनीकी रूप से यह संभव तो था, लेकिन यह बहुत ही असंभव था कि वह अपनी चोटों को छुपाते हुए बाहर निकल सके। और अजीब बात यह है कि खुद एल्फ्रीडा भी इससे सहमत लगती थी। जब एक जांचकर्ता ने उसे उकसाने के लिए कहा कि वे उसकी चोटों के लिए चार्ल्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि ऐसा करना घोर अन्याय होगा। इसके बाद दुर्भाग्यवश उस समय जांचकर्ताओं के पास जो सबसे अच्छा सुराग था उसे पूरी तरह से खारिज करना पड़ा। यहीं से मामला धुंधला हो जाता है, क्योंकि रात 9:40 बजे बस से उतरने और अगली सुबह लगभग 7:30 बजे क्रिस द्वारा पाए जाने के बीच एक बड़ा खाली समय है। ऐसा लगता है कि चार्ल्स की पैर की चोट के बारे में एल्फ्रीडा को पता नहीं था जब वह लेक ब्लफ पहुंचने के बाद सिटी हॉल की ओर गई। चूंकि चार्ल्स शहर का रात का पुलिसकर्मी था, इसलिए संभवतः एल्फ्रीडा को उम्मीद थी कि वह सिटी हॉल में मिलेगा जहां पुलिस स्टेशन स्थित था। एक चाबी का इस्तेमाल करते हुए जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह उसके पास है, उसने इमारत के पिछले दरवाजों में से एक को खोला और अंदर चली गई। ये पता नहीं है कि उसने इमारत में चार्ल्स को ढूंढने में समय बिताया या उसकी भटकन के दौरान जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स वहां नहीं है, लेकिन किसी बिंदु पर वह खुद को फर्नेस रूम के अंदर पाती है। वहां पहुंचने के बाद घर लौटने के बजाय उसने फर्नेस रूम में ही रात बिताने और फर्श पर सोने का फैसला किया। उसने दावा किया कि फिर वह सुबह के आसपास जागी और उसके मन में यह अजीब विचार आया कि वह वे जलने खुद को दे जो बाद में उसके शरीर पर पाई गई, ताकि वह चार्ल्स के प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दे सके। उसने यह भी जोर दिया कि यह किसी तरह की आध्यात्मिक क्रिया थी, लेकिन जब वह अस्पताल के बिस्तर से ये बातें कह रही थी तब भी हर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। यह सब कुछ हद से ज्यादा अजीब था और जब खुद घटनास्थल को भी करीब से देखा गया तो जांचकर्ताओं को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि एल्फ्रीडा की कहानी मेल नहीं खा रही थी। उसने दावा किया कि उसने सिटी हॉल के पिछले दरवाजे से एक चाबी का इस्तेमाल करके प्रवेश किया था, लेकिन उसकी चीजों में या भट्ठी की राख में कभी कोई चाबी नहीं मिली। और जहां तक उसकी चीजों की बात है, वे भट्ठी से लगभग 10 फीट दूर एक ढेर में पाई गईं, जिसमें उसका पर्स, जूते और कलाई घड़ी शामिल थे। ये सभी चीजें बहुत करीने से रखी गई थीं, लेकिन उसके बाकी कपड़े उस ढेर से रहस्यमय तरीके से गायब थे। कोई कोट, टोपी या ड्रेस नहीं मिली, जबकि कई गवाहों ने पिछली रात उसे ये सब पहने हुए देखा था। जांचकर्ताओं ने भट्ठी के अंदर की राख को छाना और कुछ टुकड़े पाए जिनमें गार्टर के धातु के क्लैप्स और कुछ छोटे जले हुए टुकड़े शामिल थे जो शायद कभी गार्डल या ड्रेस के रहे होंगे। बस इतना ही मिला। लेकिन शायद इस पूरे दृश्य का सबसे उलझाने वाला पहलू भट्ठी कक्ष के अंदर ताजे खून के धब्बों का पाया जाना था।
जलने से आमतौर पर खून नहीं निकलता, खासकर वैसे गंभीर जलने से जैसे अल्फ्रेडा को हुए थे। और भले ही उसकी हर बात को पूरी तरह सच मानना ठीक नहीं था, अल्फ्रेडा ने कभी भी जलने के अलावा किसी और चोट का जिक्र नहीं किया था। इससे उन खून के धब्बों को समझाना मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे भट्ठी कक्ष में पाए जाने के बाद घंटे और दिन बीतते गए, उसकी कहानी अजीब होती चली गई। उसने एक महिला का नाम बड़बड़ाया, दावा करते हुए कि वही जानती है कि उसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन नाम इतना अस्पष्ट था कि कोई उसे समझ नहीं सका। जांचकर्ता सच्चाई जानने को बेताब थे और आखिरी कोशिश में उन्होंने खुद चार्ल्स को उससे बात करने बुलाया। उन्हें उम्मीद थी कि आमने सामने की मुलाकात उसे हकीकत में लाएगी या सच सामने आएगा। जब वह अपनी टूटी टांग पर प्लास्टर चढ़ाए अस्पताल पहुंचा तो वह बिस्तर के ऊपर झुक गया, सिर हिलाया और पूछा कि क्या अल्फ्रेडा ने यह भयानक काम खुद अपने साथ किया है। इस समय तक बहुत कमजोर और तेजी से बेहोश होती जा रही अल्फ्रेडा ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। यह अचानक स्वीकारोक्ति सभी के लिए चौंकाने वाली थी। अल्फ्रेडा ने हमेशा जोर देकर कहा था कि उसने यह सब खुद अपने साथ किया है, लेकिन अब वह कह रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। और जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई, उसकी स्पष्टता के क्षण कम और दूर होते गए। लेकिन जिस दिन वह मिली थी, उसके तीसरे दिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले वह अचानक पूरी तरह से होश में आ गई। ऐसा आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है जो मृत्युशैया पर होते हैं, जब उन्हें थोड़े समय के लिए स्पष्टता का अनुभव होता है। फिर उसने अपने भाई और कमरे में मौजूद एक नर्स की ओर देखा और जोर से कहा, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। अल्फ्रेडा यह नहीं बता सकी कि वे कौन थे, क्योंकि ये उनके अंतिम शब्द थे। बस इसी तरह अंततः मृत्यु ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। सारी बातों को मिलाकर अब पुलिस के पास यह महिला थी जिसके साथ कथित तौर पर बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में भयानक घटनाएं घटी थीं, और साथ ही अपने अंतिम क्षणों में उसने सीधे तौर पर उस कहानी का खंडन कर दिया जो वह अब तक बताती आ रही थी। पुलिस को उम्मीद थी कि अल्फ्रेडा के पोस्टमार्टम से और जवाब मिलेंगे, और मिले भी, लेकिन जिस तरह से जांचकर्ता सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। जांच के दौरान कोरोनर ने निर्धारित किया कि किसी समय अल्फ्रेडा के सिर पर जबरदस्त चोट लगी थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर में करंट लगने के भी संकेत मिले, क्योंकि उनकी नसें ऐसे फटी थीं जैसे उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने से होता है। अधिकारियों ने यह भी नोट किया कि सिटी हॉल बिल्डिंग के ठीक बाहर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर स्थित था। अगर यह सिर्फ एक ही चीज होती जिससे वह पीड़ित थी, तो यह अब भी संभव था कि उन्होंने खुद ही ऐसा किया हो, लेकिन इन दोनों के संयोजन से यह कहीं अधिक प्रतीत होता है कि किसी ने पहले उन्हें मारकर अक्षम कर दिया था। तो अचानक अल्फ्रेडा की चोटें अब एक ठंडे दिल के हमले का नतीजा लगने लगी। लेकिन सच तो यह है कि असली कहानी शायद उनके साथ ही दफन हो गई। अल्फ्रेडा की मौत के बाद उनके साथ क्या हुआ हो सकता है, इस पर तरह तरह के सिद्धांत सामने आते रहे, क्योंकि जांचकर्ताओं से लेकर आम जनता तक सभी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। सबसे प्रचलित व्याख्या यह थी कि अल्फ्रेडा ने खुद ही यह सब अपने साथ किया था, जैसे कि यह कोई अजीब पवित्र बलिदान हो। वह चार्ल्स के बारे में ऐसे बात करती थी जैसे वह कोई दिव्य व्यक्ति हो, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के बारे में अस्पष्ट संकेत देती थी। यहाँ तक कि उनके भाई ने भी कोरोनर की झूरी के सामने गवाही दी थी कि वह मन की शक्ति में गहराई से विश्वास करती थी, और शायद वह यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मानव आत्मा शारीरिक पीड़ा को भी मात दे सकती है। हालांकि यह सिद्धांत भौतिक साक्ष्यों के बोझ तले ढह जाता है। डॉक्टरों के अनुसार केवल छोटों को ही देखें तो यह लगभग असंभव था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सचमुच वही करना था जो उन्होंने दावा किया, तो उन्हें अपना एक पैर भट्ठी में डालकर कई मिनटों तक वहीं रखना पड़ता। फिर उन्हें उसी जले हुए पैर पर खड़ा होना पड़ता, जबकि वह यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ भी करती। इसके बाद उन्हें दोनों घायल पैरों पर खड़े होकर आगे झुकना पड़ता, और यही सब अपने हाथों और चेहरे के साथ भी करना पड़ता। डॉक्टरों ने समझाया कि इससे होने वाला एहसास तुरंत और बेहद पीड़ादायक होता। अधिकांश लोग इतनी दूर तक पहुंचने से पहले ही शायद बेहोश हो जाते। तो यहीं से दूसरी थ्योरी आकार लेने लगती है, जिसमें यह विचार है कि अल्फ्रेडा ने यह सब खुद नहीं किया, बल्कि वह किसी और की शिकार बनी। इस घटनाक्रम के अनुसार किसी ने उन्हें सिटी हॉल बुलाया, उन पर हमला किया और सबूत मिटाने के लिए भट्ठी का इस्तेमाल किया। और यह समझना मुश्किल नहीं कि यह कहानी लोगों में क्यों फैली। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने के निशान मिले, साथ ही सिर पर गंभीर चोट और इसके संकेत भी मिले। संभावित करंट लगने के संकेत मिले। उसके दिमाग में भी चोट के निशान थे, और उसके कपड़े लगभग गायब थे, क्योंकि उसकी टोपी और कोट कभी नहीं मिले। और अंत में उसके अंतिम शब्द असाधारण स्पष्टता के साथ बोले गए थे। अल्फ्रेडा ने कहा कि उसने यह नहीं किया, बल्कि वे जिम्मेदार थे, जैसे कि इसमें एक से अधिक लोग शामिल थे। फिर इसमें खून, बंद दरवाजे, यह उलझन कि उसके पास चाबी थी या नहीं, इन सब बातों को जोड़ें तो यह मानना मुश्किल नहीं है कि उस पर हमला किया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा ही था तो जिम्मेदार कौन था? सबसे संभावित संदिग्ध चार्ल्स था, और अगर उसका अल्फ्रेडा के साथ किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता था, तो उसे हटाना उसकी शादी को बचाने का तरीका हो सकता था, अगर उसकी पत्नी को उसके किसी संभावित गलत कदम के बारे में पता चल जाता। लेकिन साथ ही उसकी टूटी हुई टांग ने उसे एक मजबूत अलिबी दे दी थी।
कुछ समय के लिए जांचकर्ताओं ने यह भी सोचा कि बार्नी, जो पुलिस प्रमुख था, एक संदिग्ध हो सकता है। आखिरकार वह पिछली रात सिटी हॉल से सबसे आखिरी में निकला था और अगली सुबह सबसे पहले पहुंचा था, तो उसके पास मौका था। हालांकि जांच के अनुसार उसके पास भी अपना एक अलिबी था जिसे अटूट बताया गया। हालांकि पुलिस ने कभी मीडिया को यह नहीं बताया कि वह अलिबी असल में था क्या। तो कई बार पूछताछ के बावजूद कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तीसरा सिद्धांत जिसे समर्थन मिला वहां से आया जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वह था एक गुमनाम पत्र जो एल्फ्रीडा की मौत के एक हफ्ते बाद राज्य के अटॉर्नी एवी स्मिथ को भेजा गया था। पत्र में दावा किया गया था कि लेखक खुद को एल्फ्रीडा का दोस्त बताता है जिसने उसे सम्मोहित किया था। पत्र लिखने वाले के अनुसार उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एल्फ्रीडा को यह करने के लिए मना लिया था ताकि वह चार्ल्स के प्रति अपनी जुनूनी मोहब्बत से छुटकारा पा सके। कुछ लोगों को यह बात हास्यास्पद लगी, लेकिन उस समय के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उन्होंने एल्फ्रीडा की गहराई से आध्यात्मिक भाषा, उसकी भावनात्मक रूप से तीव्र व्यवहार और सुझावों के प्रति उसकी संवेदनशीलता की ओर इशारा किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि शायद वह किसी के प्रभाव में आ गई थी और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होने के कारण उसने यह अजीब सा अनुष्ठान किया। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को कुछ भी महत्व दें तो भी यह सिर पर लगी चोट, बिजली का झटका, बंद दरवाजे या खून के धब्बों की व्याख्या नहीं करता। लेकिन तमाम सवालों और विरोधाभासी सबूतों के बावजूद लेक काउंटी के कोरोनर की जूरी ने आखिरकार फैसला सुनाया कि एल्फ्रीडा की मौत जलने से हुई थी, जो कि आत्म प्रेरित लगती थी। वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सके कि उसने ऐसा किया, न ही वे घटनास्थल पर मिले किसी भी भौतिक सबूत की व्याख्या कर सके, लेकिन उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया और न ही इसे हत्या कहा। जांच कई मायनों में शुरू से ही अव्यवस्थित थी। जासूसों ने दर्जनों सुरागों का पीछा किया, लेकिन सभी बेकार साबित हुए। उन्हें 2 अलग अलग पुरुषों से 2 अलग अलग कबूलनामे भी मिले और दोनों ही झूठे निकले। सबसे अजीब कबूलनामा टेक्सास के एक आदमी से आया जिसने दावा किया कि उसने खुद एल्फ्रीडा के साथ यह किया था। हालांकि जब अधिकारियों ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि वह एक मानसिक अस्पताल से भागा हुआ मरीज था जिसे घटना की रात बंद कर दिया गया था। यह लगभग अंतिम सबूत था, लेकिन लगभग 1 साल बाद किस्मत के अजीब मोड़ में चार्ल्स और उसके बेटे को डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे उस सिद्धांत को नया जीवन मिला कि चार्ल्स के पास छुपाने के लिए और भी राज थे। जिस आदमी को कभी गांव का एडोनिस कहा जाता था, अब वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा था और उसे पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था। यह काफी था कि लोग एक बार फिर एल्फ्रीडा के मामले पर चर्चा करने लगे और शायद वह अपनी अंतिम बातों में सही थी। शायद जिन वे का उसने जिक्र किया था वे चार्ल्स और उसका बेटा ही थे। इसी समय के आसपास लेक ब्लफ के नए पुलिस प्रमुख यूजीन स्पेड ने रिपोर्टरों से कहा कि उनके पास ऐसे अतिरिक्त सुराग हैं जो इस सिद्धांत की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि एल्फ्रीडा की हत्या की गई थी। हालांकि वे सुराग जो भी थे उन्हें कभी विस्तार से नहीं बताया गया और वे कभी भी किसी गिरफ्तारी तक नहीं पहुंचा। चार्ल्स ने बात करने से इनकार कर दिया और अपनी पहली कहानी पर अड़े रहे कि वह टूटी हुई टांग के साथ बिस्तर पर थे और यहीं पर यह मामला खत्म हो गया। एल्फ्रीडा के लेक ब्लफ सिटी हॉल के फर्नेस रूम में पाए जाने के लगभग 100 साल बाद भी इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हमारे पास अजीब, भयावह और प्रतीत होता है कि परस्पर विरोधाभासी सबूतों की एक श्रृंखला है। एल्फ्रेडा ने पहले यह माना कि यह सब कुछ उन्होंने ही किया था, लेकिन बाद में चार्ल्स को अपनी स्वीकारोक्ति में कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि उन्होंने यह सब किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन थे। फिर उसके साथ हुई शारीरिक क्षति के सबूत भी हैं जो सतह पर ही शब्दों से परे थे। उसके सभी 4 अंगों और चेहरे पर गंभीर जलन के निशान थे जो शायद उसे मारने के लिए ही काफी थे। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उसके सिर पर भी जबरदस्त चोट लगी थी और संभवतः उसे करंट भी लगाया गया था। इतनी सारी और इतनी गंभीर चोटों को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल है कि ये सब उसने खुद ही अपने ऊपर की होंगी। तो अब सवाल उठता है, अगर उसने नहीं किया तो फिर यह किसने किया हो सकता है? दुर्भाग्यवश शायद एकमात्र असली संदिग्ध वही आदमी है जिसके पास उस समय एक मजबूत अलिबी था, उसकी टूटी हुई टांग। फिर भी यह कल्पना करना मुश्किल है कि उसकी हालत में कोई व्यक्ति उसके साथ यह सब कैसे कर सकता था, उसे चुप भी रख सकता था और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। यह कहने के बाद उसके बाद के आपराधिक आरोपों को देखते हुए कम से कम बाहर से देखने पर उसके प्रति धारणा जरूर बदल जाती है, लेकिन साथ ही डकैती और एल्फ्रेडा के साथ जो हुआ उसके बीच अब भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या हुआ था? क्या उसकी पहली कहानी सच थी? क्या एल्फ्रेडा पूरी तरह से खुद जिम्मेदार थी या इसमें कोई और भी शामिल था?